दोस्तों स्वागत है जीएस वर्ल्ड के आर के नई टेस्ट सीरीज में। तो इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज अपलोड किया है जीएस वर्ल्ड का। ठीक है, प्लेलिस्ट है जीएस वर्ल्ड आर टेस्ट का। ठीक है, तो जाके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है, जनरल स्टडी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन के आसपास जो होंगे ये पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आर के लेवल के, यूपी पीसीएस के लेवल के होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारी जीएस करके है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अधिकारी जीएस। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा, और अन्य प्लेलिस्ट और अन्य वीडियो के लिंक भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो है जीएस वर्ल्ड के अलावा अन्य जो कोचिंगों के, जैसे जिसमें ध्येय आईएएस है, मिंत्रा पीसीएस है, इस तरह की 4-5 कोचिंगों का, 6 कोचिंगों का जो टेस्ट है आर का या यूपी पीसीएस का, सब अपलोडेड है। आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट आपको मिले किसी भी चैनल पे, उसको जरूर देखिए आप, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, जीएस का जिसमें ट्रेडिशनल है वो तो हमें सब में कॉमन ही होता है। बाकी जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास अभी कुछ दिनों से चालू हो जाएगी, तो करंट अफेयर्स भी वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु की अर्हता कितनी है, अर्हता कितनी है। ठीक है, तो 25 वर्ष दिया है, 35 वर्ष दिया है, 30 वर्ष है, 32 वर्ष है। तो इसका बी आंसर सही है, 35 वर्ष उसका है। ठीक है, तो कहा गया है, जो अनुच्छेद इसका है आर्टिकल 157 और 158 में जो है राज्यपाल और उसकी पात्रता को बताया गया है। ठीक है, आमतौर पर इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, मगर जो केंद्र सरकार होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक उनको रखती है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो लिखा गया है इनके बारे में, निर्दिष्ट जो दिया गया पात्रता के लिए जो दिया गया, उसमें पहला है कि भारत का जो नागरिक, भारत के इनको नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो या फिर नेचुरलाइजेशन से, या कैसे भी वो बस भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए इनकी। अगला है संसद या राज्य विधान किसी का सदस्य न हो, उसके अलावा जो है लाभ का कोई पद धारण न किया हो। तो ठीक है, इतना इनके जो है क्राइटेरिया इनके लिए। अगला है दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो एजी है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 56 है, 76 है, या 89 है, 98 है। तो कौन सा आर्टिकल आप पढ़े होंगे इसको बताइए। तो आर्टिकल 76 है इसका। ठीक है, 76 है अटॉर्नी जनरल के बारे में। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है ये। और भारत के जो महान्यायवादी हैं वो या अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहते हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और ये भारत सरकार का सरकारी अधिकारी नहीं होता। ठीक है, यह प्राइवेट वकालत भी कर सकता है। ठीक है, और भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं लड़ सकता केस, बाकी केस लड़ सकता है कहीं भी दूसरे का भी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। अगला है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निहित है। आर्टिकल 55 है, 155, आर्टिकल 157, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 151 है। तो कौन सा है, तो बता रहे हैं आपको। तो 154 में निहित है, सी आंसर सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 जो है प्रशासनिक अधिकार को संबंधित करता है राज्य के। ठीक है, और उसमें कहा जाता है कि राज्यपाल के पास जो है राज्य का कार्यकारी अधिकार होगा, और वह इस संविधान के अनुरूप सीधे या व्यक्तियों के माध्यम से प्राधिकार का प्रयोग करेगा और उन्हें रिपोर्ट
देने के लिए कह सकता है कि जिनसे अपना काम करवाएगा उनसे रिपोर्ट भी मांग सकता है। ठीक है, 154 में है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित की गई? 154 के तहत निहित की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चौथा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, डी आंसर सही है। चित्रकूट दिया है, हमीरपुर, ललितपुर, तो ये सब नहीं है, प्रयागराज सबसे बड़ा है, जनसंख्या भी प्रयागराज की ज़्यादा है। पांचवा है अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति एस, ठीक है, अनुसूचित जो जनजाति होती है उनके लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो कितनी शेड्यूल ट्राइब के लिए पूछ रहा है, बता रहा है शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए कितनी सीटें जो हैं फिक्स की गई हैं? तो 7 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका है, डी आंसर इसका सही है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, जिसमें जो है 84 सीटें जो है एससी के लिए है और एसटी के लिए जो है 2 सीटों की बात की गई है। ठीक है, 2017 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें रिजर्व सीटों की संख्या जो है 86 हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार जो है 2 सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित की गई थी और दोनों सीट जो है सोनभद्र से, दोनों सीट जो है सोनभद्र में आरक्षित हैं, ये भी याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला ठीक है, जिला पंचायत का जब चुनाव होता है तो अपने गांव में देखे होंगे। अब अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी गांव में रहते ही होंगे, तो वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव होता है तो सब लोग अपना जेसीबी वगैरह लेकर घूमते रहते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, आप मुझे वोट दीजिए। तो उनका आता है तो जो डायरेक्ट जनता ही इनको जिला पंचायत वालों को वोट देती है, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है उनका। दूसरा है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, ये इनका प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधानी का चुनाव जो होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला इसका ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा तो केवल एक ही सही है, ए आंसर इसका सही है, केवल एक सही है। ठीक है, अगला है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है, याद रखिएगा। जो राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है कि इसमें जो गठन है वो किस में किया जाता है, तो अनुच्छेद इंग्लिश में देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो 248 आई है या स्मॉल आई है या वाई है या वाई है, बताइए। आर्टिकल 248 है, 243 है, 245 है, 242 है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 243 आई में है। ठीक है, 243 आई में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसका बी आंसर सत्य है। तो जो वित्त आयोग का गठन होता है, जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन है, आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में 43 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करेगा 5 साल के लिए, 5 वर्षों के लिए राज्यपाल करेगा। ठीक है, 243 आई है, इसको किसी तरह से याद रखिएगा, एक मिलान करा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया था। तो पहला कह रहा है ये बात 1959 में किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। तो जो मेयर का चुनाव होता है, तो जैसे प्रयागराज में अगर आप रहते होंगे, तैयारी करते होंगे, तो यहाँ पे मेयर का चुनाव होता है और हर जहाँ पे म्यूनिसिपल है वहाँ पे मेयर का चुनाव होता है। तो वयस्क जनता द्वारा ही मेयर का निर्वाचन होता है, जिसको महापौर कहते हैं, जो महापौर होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दिया हुआ है, तो सी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है?
तो कितनी स्वीकृत संख्या है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें? तो 160 न्यायाधीश हैं, 200 न्यायाधीश हैं, 145 है और 100 है। तो कितने न्यायाधीश हैं बताना है आपको। तो 160 न्यायाधीश हैं, ये आंसर सही है। तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय के मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आगरा में स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। कभी पूछेगा कि कब इसको ट्रांसफ़र करके आगरा से इलाहाबाद लाया गया था, तो 1869 में इसको आगरा से इलाहाबाद लाया गया था। 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था और 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट रख दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इसको बात। और 160 न्यायाधीश के जो अनुमति है इसमें, इसकी स्वीकृति है कि 160 से अधिक जो है न्यायाधीश नहीं हो सकते। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो यूपी में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 2002 को, 7 अक्टूबर 2005 को, 7 अक्टूबर 1994 को, 7 अक्टूबर 2007 को। तो इतना तो कन्फर्म होगा कि 7 अक्टूबर को है। अब कब हुआ था? तो जो सेंट्रल वाला जो था मानवाधिकार आयोग वो 1993 में शायद गठन हो गया था इसका, ठीक है। तो 2000 में हुआ था, 2002 में। तो 7 अक्टूबर 2002 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये मानवाधिकार अधिनियम 1993 जो है, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 जो है, इसी के तहत में धारा 21 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर 2002 को भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण जो होता है उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी की जा सकती है। तो ये ठीक है, पहला सही है, विनियोग विधेयक जरूरी है। दूसरा है, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। तो अनुपूरक अनुदान इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इज एक्सरसाइज्ड थ्रू द सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड अकाउंट्स। तो अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी जो है नियंत्रण करती है संसद, किस पे? तो कार्यपालिका पे, ताकि जो है भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण, तो सार्वजनिक वित्त पर अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के द्वारा भी इसका नियंत्रण होता है। ये बात सही है और पहला भी बात सही है। तो जो आर्टिकल 112 है संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत करने का, इसमें बात की गई है और इसी को धन विधेयक भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि धन, इसको नहीं कहते, यह एक धन विधेयक होता है, ठीक है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। संविधान के 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जो संचित निधि से धन का निकाल सकती है। तो ये भी बात है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, तो इसका सी आंसर सही होगा, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारत सरकार 1919 जो का अधिनियम था, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी कहते हैं, चैम्सफोर्ड सुधार भी है ये। पहला, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो ठीक है, की गई, द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में की गई, ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतों में। दूसरा है, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। तो ये गलत है। मुसलमानों के लिए 1909 का जो था मार्ले मिंटो सुधार जो था उसमें किया गया था ये, इसमें मॉन्टेग्यू में नहीं किया गया था। मुसलमानों के अलावा जो है सिख वगैरह को भी जो 1919 में निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण किया गया। तो ये बात भी सही है। तो केंद्र सरकार पहले जो नियम कानून बनाती थी सब पूरे भारत के लिए, मगर अब क्या हो गया कि अब जो प्रांत भोग बन गए थे उन प्रांतों को भी अधिकार दिया गया कि आप भी विधान बना सकते हैं अपने लिए। तो उनको हस्तांतरण किया गया था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार भी
हस्तांतरित किया गया। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, इसका सी आंसर सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो 1919 का जो अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ही इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें पहले 1-2 जो वीडियो हैं अधिनियम से ही संबंधित है, तो 2-3 घंटा 1.5 घंटे में है पूरा अधिनियम बढ़िया से पढ़ा दिया गया है, और उससे जो क्वेश्चन है उसको भी करा दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, तो प्लीज़ उसको देख लिया करिए। ठीक है, मेहनत से बनाया गया है उसको। अगर आप देखना चाहें तो कहीं से भी देख लीजिए, हमारे चैनल पे देखिए तो कहीं भी देखिए, मगर देख लीजिए एक बार, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसमें भी, यूपीएससी में पूछता है, यूपीपीसीएस में भी, और आर में पूछता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। अगला है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इनमें से दी गई किस अधिनियम पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है तो किससे संबंधित है वो। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो किससे संबंधित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है वो किस हिसाब से होता है। तो जो सूचियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया है। तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण अब देखे होंगे तो आप पढ़े होंगे, केंद्रीय सूची, संघ सूची जिसको कहते हैं, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो इन्हीं में बांटा गया है इनको। ठीक है, तो नियम और विनियम का मसौदा जो भारतीय संविधान के भाग जो 11 के तहत तैयार किया गया था। ठीक है, भाग 11 के तहत। ठीक है, तो शक्तियों का वितरण इस तरह से किया गया। अगला है, डिटेल में अगर देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, वहाँ पे आपको एकदम सब कुछ मिल जाएगा। भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित में से उसका उद्देश्य क्या होता है। जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है पूछ रहा है। तो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। दूसरा है ताकि विपक्ष सदस्य मंत्रियों से जानकारी एकत्र कर सकें। अनुदान की मांग में विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देना। अगला, कुछ सदस्यों के अनुचित या हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। तो इसका पहला सही है। अत्यावश्यक जो सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं उन मामलों पर चर्चा की अनुमति देना ही स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। तो डीपीएसपी दिया हुआ है, तो डीपीएसपी का जो क्लास है मेरे चैनल पे उस पर देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने उसका PYQ कराया है। आपको बार बार कहेंगे कि बार बार अपने वीडियो का नाम ले रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो PYQ कराया हूँ उसको देख सकते हैं। तो जितना भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप उसमें से देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो बार बार रिटेट कर रहा हूँ मैं क्या क्या आपको, मगर उसको देख सकते हैं, तो उसमें फ़ायदा होगा तभी मैं बोल रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं बोलता ही नहीं। ठीक है, पहला है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये भी 43 का सब पार्ट होगा, तो मान लीजिए सी है। तो 43 का ये भी 43 में, भी 43 सी में कुछ है। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित करता है। तो गांधीवादी आपको पहचानना है कि कौन सा गांधीवादी है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो है गांधीवादी है। तो ये ग्राम पंचायत का गठन जो है गांधीवादी है। ठीक है, तो दूसरा गांधीवादी है, कुटीर उद्योग गांधीवादी है। ठीक है, तो केवल 2 ही गांधीवादी है इसमें, तो इसका बी आंसर सही है। 2 ही गांधीवादी थे इसमें, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं के पद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में कई बार पूछा है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति के पद पर्यंत धारण करता है? नहीं, ये गलत है। दूसरा है, उसे अपने चुनाव के समय मतदान का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो
ये भी गड़बड़ है, क्योंकि ये जो है, जो चुन के सदस्य आते हैं उन्हीं में से इनका चुनाव होता है, तो उनका चुना जाना आवश्यक है। ठीक है, तो जो जिसमें लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुन के सदस्य आते हैं, तो उसी में से न किसी को चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। तो चुनाव से बिना चुन के आए उनका कोई मतलब नहीं बनता उनका बनने का। तीसरा है, वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तीसरा ठीक है इसमें। तो ऊपर दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है हमको। तो 1, 2 दिया है, केवल 3 दिया है, और 1, 2, 3 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपको लग रहा है सही है? केवल 3 इसमें सही है। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, केवल 3 सही है। ठीक है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुनाव लोकसभा द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, आम चुनाव के बाद ही संसद में निचले सदन की पहली बैठक में लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जब भी अध्यक्ष का पद खाली होता है तो लोकसभा रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव करती है। तो ये बात है, इसलिए उनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, इसको याद रखिएगा। तो ये बात गलत है, इसका केवल 3 सही है। तो भारत एक गणतंत्र है का क्या मतलब है? 17 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है का अर्थ क्या है। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो ये चारों ही सही हैं, मगर गणतंत्र के बारे में पूछा है कि क्या सही है इसमें। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सी इसका आंसर सही है कि जो भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में कोई भी सदस्य जो है वो देश की सर्वोच्च सत्ता जैसे राष्ट्रपति का पद पा सकता है, कोई भी हो। ठीक है, अमीर गरीब कुछ भी हो। तो सी इसका आंसर सही है। वंशानुगत शासन नहीं है, जो देश का सर्वोच्च प्रशासक है वो वंशानुगत नहीं है। ठीक है, 18वां संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सफल निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो सफल निर्वाचन पूछा है कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले उन बंगाल से लड़े थे, बंगाल से चुनाव जीत के वो आए थे, मगर बंगाल का विभाजन जब हो गया तब वो मुंबई से लड़े। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। सफल जो उनका निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था। उसके बाद में वो जब भारत का जब विभाजन हो गया तो जो बंगाल का क्षेत्र जहाँ से जीते थे वो पाकिस्तान में चला गया, तब वो बॉम्बे से उनको लड़ा के कैसे भी घुसाया गया उनको। ठीक है, अगला है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है परिसीमन आयोग पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करें। तो पहला, परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया है। तो पहला ठीक है इसका। अगला है कि निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना के परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। तो इसमें दोनों ही कथन इसके सही हैं, तो इसका सी आंसर सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं। सही कथन भी पूछा है हमसे, दोनों कथन ही सही है, सी आंसर सही है। तो याद रखिएगा। तो भारत में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ है वो 4 बार हुआ है। ये यूपीएससी में पूछा था कितनी बार हुआ है, तो 4 बार हुआ है। और 1952 में, ठीक है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में हुआ था। ठीक है, ये 4 बार हुआ था। तो याद रखिएगा 4 बार इसका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे सुमेलित है। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा अनुच्छेद को मोटा मोटी याद रहना चाहिए। देखिए, वित्त आयोग 280 में लिख देता हूँ, 280 है। लोक लेखा समिति जो है 266 2 में है। ठीक है, 266 2 में, मतलब 2 है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में है। ठीक है, तो मतलब 4 हो गया और 3 हो गया। तो 1 2 4 3 इसका सही आंसर होगा। 1 2 4 3 सी आंसर सही है इसका। तो 20वें नंबर का कुछ 20वें है ना, 20वें नंबर क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 1 2 4 3। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा मोटी इनका मुख्य जो है उनका याद रहना चाहिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में से एक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो भारत का नागरिक होगा तो मौलिक कर्तव्य उसी पर लागू होगा, ये भी याद रखिएगा। विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होता। ठीक है, तो पहला है
हमारी संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, तो कमज़ोर वर्गों को जो है सामाजिक अन्याय से बचाना, क्या ये भी आता है? बताइए। तो कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से हम आम जनता नहीं बचा सकती, ठीक है। आम जनता बस एक कमज़ोर वर्गों को सता नहीं सकती है, बाकी अन्याय को बचाने का कार्य जो है वो राज्य पे होता है, तो राज्य के लिए निर्देश है ये। दूसरा गलत है। वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना, तो ये ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। चौथा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, तो ये भी है। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर, तो 1, 3, 4 सी वाले में है, ठीक है। सी आंसर सही है, 1, 3, 4। कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना जो है ये राज्य का कार्य है, देश की जनता का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम अनुसूची जो है राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिमान के प्रारूप। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए। 10वीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधानों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें जो है सही है, बताना है आपको। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला सही सुमेलित है राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा है तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिमान का प्रारूप, ये भी ठीक है। 5वां अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, तो ये गलत है। 10वीं अनुसूची में ये ठीक है। सी वाला सही नहीं है कि 5वीं अनुसूची में दिया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के देश के अन्य जो क्षेत्र में जो जनजाति हैं और अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो 5वीं अनुसूची में दिया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के देश के अन्य जो जनजाति और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। जबकि 6वीं अनुसूची में ये बात लिखी गई, ये वाली जो बात है 6वीं अनुसूची की बात है ये। तो 5वीं में है, सिंपल है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। और बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 6वीं अनुसूची में बात की गई, 5वीं में नहीं, ठीक है। बाकी सब सही है। अगला है डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य सिद्धांत के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो डीपीएसपी के संबंध में नीचे फिर दिया गया, बताना है। पहला, यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं ये, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। दूसरा है इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। दूसरा भी ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, सी आंसर सही है। यह जो है लागू नहीं करवाया जा सकता किसी भी न्यायालय में, ये बात सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो भारत के संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, डी आंसर से 24वें का। तो याद रखिएगा, भारत का जो संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई है? तो कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त की जो प्रणाली है वो कब से लागू की गई है? तो मार्च 2022 से नहीं, दिसंबर 2019 से भी नहीं, मार्च 2021 से लागू की गई है। सी इसका आंसर सही है, मार्च 2021 से लागू की गई है, याद रखिएगा, कमिश्नरेट व्यवस्था। अगला है आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित कर रहा है? तो एक कमांडो ट्रेनिंग जो है स्कूल स्थापित किया गया है आतंकवादी हमले से निपटने के लिए। वो किस स्थान पे उसको बनाया जा रहा है? तो अनौरा लखनऊ में, टुंडला गाजियाबाद में, सोहवल अयोध्या में, पयागपुर गोंडा में। तो ये जो है अनौर है लखनऊ में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इसको बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था? तो कौन से तीर्थंकर थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था? तो नेमिनाथ हैं, महावीर है, संभवनाथ हैं या ऋषभ देव हैं। तो किनका जन्म जो हुआ था? तो ऋषभ देव का जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, याद रखिएगा। तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जिनको कहते थे, इनका जन्म जो है वहीं हुआ था, ठीक है, अयोध्या में। अगला है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो राजकीय पुष्प जो है कौन सा सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो राजकीय पुष्प जो है पलाश है। तो राजकीय जो पुष्प है पलाश है, जिसको ढाक या टेसू भी कहते हैं, ढाक या टेसू। ठीक है। राजकीय पक्षी जो क्रॉच है, क्रॉच या सारस कहते हैं। राजकीय पशु 12 सिंगा है, तो 12 सिंगा है। ठीक है। राजकीय वृक्ष जो है पीपल को बताया जा रहा है। तो राजकीय वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है, क्या है, अशोक है। अशोक का पेड़ है राजकीय पेड़। तो डी आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है। तो उत्तर प्रदेश की को सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश जो है वो नेपाल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जो जिला है ललितपुर है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबा सीमा वाला राज्य जो है झारखंड को बताया जा रहा है। तो कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है? ठीक है। तो ये डी वाला गलत है, बाकी जो है पहला सही है कि नेपाल ही एक बस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से छोटी सीमा लागू होती है और मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की, झारखंड की नहीं है, एमपी की है। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज जो है वो कितना है। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पूछ रहा है कितना है। तो 0.6% है, 20.7% है, 4.7 है, 6.0 है। तो ए इसका आंसर से 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है इसमें। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो 11,34,273 के आसपास इनकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सबसे पुरानी जो जनजाति है वो थारू और तथा बुक्का है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में है तथा सबसे कम जो है बागपत में है। याद रखिए, बागपत में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जो है सोनभद्र में है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वाले टेस्ट में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत वाला जो जिला है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाला जिला है श्रावस्ती है। तो ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, तो ये भी ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ये भी ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर बताया जा रहा है, तो ये गलत है, वो जौनपुर है। ठीक है। सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो जौनपुर है। 1000 जो पुरुषों पे 1018 महिलाएं हैं, 1018 महिलाएं हैं। जौनपुर वाले भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बड़ी बात है ये। ठीक है। डी आंसर सही है। पूरा दुनिया जूझ रही है लिंगानुपात व्यवस्थित करने के लिए, और जौनपुर ने एक नया कीर्तिमान ही बना रखा है। अगला है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो सप्ताह है पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है। तो 1 से 7 जुलाई के बीच, 2 से 8 अगस्त के बीच, 15 से 21 जुलाई के बीच, या 15 से 20 जून के बीच। तो कब मनाया जाता है पूछ रहे हैं। तो ए इसका आंसर सही है, 1 से 7 जुलाई के बीच में जो है वन महोत्सव जो है वन महोत्सव मनाया जाता है यूपी में। ठीक है। याद रखिएगा। इसमें पेड़ों का त्यौहार है जो भारत में जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। 1950 से यह भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति के से संबंधित क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला है, इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसी के लिए नियुक्त किया गया था इनको। दूसरा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिश में से एक है। तो इनकी सिफारिश में से एक तो था, ये तो बात सही है। ठीक है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक। तो इसका सी आंसर सही है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, तो समिति का गठन जो है 16 जनवरी 1957 में किया गया था। 16 जनवरी 1957 में किया गया था। इसको डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी मिलान करा देता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जो कि मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे योजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इस योजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो मेरठ का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, मेरठ का पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज, ये मामला कह रहा है। तो मेरठ जो है पश्चिमी क्षेत्र में आता है, अब पूर्वी में आता है प्रयागराज। तो पूछ रहा है कि जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे से लाभान्वित कौन सा जिला है? तो लखनऊ है, बहराइच है, कानपुर है, शाहजहांपुर है। तो कौन है इसमें? तो उसे बस शाहजहांपुर होता है, डी आंसर इसमें सही है। तो 12 जिलों से गुजरता है गंगा एक्सप्रेस वे जो है, वो 12 जिला है उसमें। तो उसमें पहला मेरठ है, दूसरा हापुड़ है, तीसरा जो है बुलंदशहर, चौथा अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, तो समझ लीजिए इतना है। तो शाहजहांपुर, डी आंसर सही था इसका। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो बीजे तिलक नहीं थे, एम गांधी भी नहीं थे, एम एन रॉय थे। वो एम एन रॉय थे, कम्युनिस्ट थे काफ़ी ये, ठीक है, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट कह सकते हैं इनको। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि, तो कई बार ये पूछा है, ठीक है, एम एन रॉय के बारे में। तो एम एन रॉय ही थे ये। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा गठन की मांग किस वर्ष स्वीकार की थी? तो संविधान सभा की जो मांग है, तो मांग तो पहले से चल रही थी, मगर कब स्वीकार किया था उसने? तो 1939 में, 1940 में, 1945 में या 1946 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग जो है 1935 में की थी, ठीक है, 1935 में। 34 में तो उन्होंने कर दिया, एम एन रॉय ने किया था। 35 में जो है आधिकारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत में संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई जो संविधान सभा हो वही करेगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान जो सभा के गठन की मांग को आधिकारिक रूप से अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसमें स्वीकार किया गया था। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव, ठीक है, शायद लॉर्ड लिनलिथगो उस समय शायद थे, उन्हीं के समय आया था, ठीक है, देख लीजिएगा लॉर्ड लिनलिथगो थे कि कोई दूसरा था। 1940 में आया था, ठीक है। 36 नंबर का बी आंसर सही है, 1940। अगला है निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे। तो निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? सभी निर्वाचित थे, सभी नामांकित थे, आंशिक रूप से निर्वाचित थे, आंशिक रूप से नामांकित थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपको सही लग रहा है इसमें? सी आंसर इसका सही है कि कुछ जो है निर्वाचित थे, कुछ जो है मनोनीत थे। अब 38 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो घटना है और स्वीकार करने की तिथि है। तो कह रहा है पहला है, ये है इसमें, कह रहा है कि जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब मिली थी? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949 में मिल गई थी, ठीक है, चौथा सही है। तो 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत करके पारित करके अनुरोध किया था, तो 4 हो गया। राष्ट्र ध्वज जो था, तो राष्ट्र ध्वज के स्थान जो उसको अपनाया गया था वो पिंगली वेंकैया ने इसको अभिकल्पित किया था, बनाया था। तो इसको जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को आज़ादी से कुछ दिन पहले ही अपना लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950, दोनों ही तिथि समान दी गई है। तो राष्ट्रगान भी एक को मान लेते हैं और राष्ट्रगीत जो है इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम तिथि दे दी गई है। ऐसी तिथि को दोनों अपनाया गया था, ये बात ठीक है। तो इसका ए आंसर सही लग रहा है, ठीक है, ए आंसर सही है इसका। अगला है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पूछ रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव है, संविधान सभा का अंतिम सत्र है, प्रारूप समिति का गठन है और संविधान के प्रथम प्रारूप की प्रकाशन तिथि है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था वो जो है
24 जनवरी के ही बन गए थे, तो पहले का पहला ही हो गया। ठीक है। संविधान सभा का अंतिम जो सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को भी था। ठीक है, 2 हो गया। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 4 हो गया। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और संविधान के प्रथम प्रारूप की जो प्रकाशन था वो फरवरी 1948 में हो गया था। 3 हो गया। 1 2 4 3 1 2 4 3 किस में है? तो सी इसका आंसर सही है। 1 2 4 3 सी इसका आंसर सही है। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला, इसे मिलान कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले का पहले था, दूसरे का ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, मिला लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सूची 1 को सूची जो समितियाँ उसका नेतृत्व किसने किया था? तो संघ शक्ति, संवैधानिक और राज्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया है। तो संघ शक्ति, संवैधानिक और राज्य समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया और संचालन समिति के नियम। ठीक है, प्रक्रिया और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1 हो गया इसका। ठीक है। और जो प्रारूप समिति थी BR अम्बेडकर जी थे, 2 हो गया ये। ठीक। और प्रांतीय जो संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल जी थे। प्रांतों के बारे में सब मामला सरदार पटेल जी देख रहे थे, 3 हो गया। और संघ शक्तियाँ, संवैधानिक और राज्य समिति जो है जवाहरलाल नेहरू, 4 हो गया। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। सी आंसर इसका भी ठीक है। ठीक है, सी वाला आंसर जो है ठीक है इसका, सी। ठीक है। अगला है, कह रहा है कि यह कथन किसने कहा था कि जो संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है? तो किस नजीरुद्दीन अहमद, गैनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट साइमन या विंस्टन चर्चिल? तो किसने ये बात बोली थी, ये बताना है आपको। तो गैनविल ऑस्टिन ने बोली थी, बी आंसर सही है इसका। गैनविल ऑस्टिन ने बोला था ये। 42वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना पूछ रहा है, तो प्रस्तावना आयरलैंड से ली गई है, डी आंसर सही है। जो प्रस्तावना है, सॉरी आयरलैंड कह रहे हैं, अमेरिका से ली गई प्रस्तावना, DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ए आंसर सही है। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वीडियो रुका था, पता नहीं चल रहा था कब से रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। देखिए इसके ऊपर वाले से देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या प्रभुत्व संपन्नता? तो ये तो तीनों जोड़ा गया था, ये प्रभुत्व संपन्नता नहीं जोड़ा गया था, डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 प्रकार की हो, ए आंसर इसका सही है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की अवसर की समानता, 2 प्रकार की जो है समानता का उल्लेख किया गया है। ए आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए वाला सही है। अगला है लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक का व्यापक समझ का अर्थ क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से UPSC में पूछता है क्वेश्चन। UPSC में क्वेश्चन एकदम डिट्टो ऐसे ही पूछता है और लोग गोल आ जाते हैं उसके ऑप्शन से। ऑप्शन तो यहाँ छोटा छोटा दिया है और वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, इसमें से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र या उपयुक्त में से सभी लोकतंत्र? तो उपयुक्त में से सभी लोकतंत्र की बात करता है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है बृहद रूप से, इसके अंदर जो बृहद रूप छुपा हुआ है इसका, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र शामिल है, वयस्क मताधिकार के साथ जो है राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक चुनाव है, कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव का अभाव है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तीनों लोकतंत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। 46 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित कराता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 38 है, 39 है, 325 है, 326 है। तो किस में ये बात बोली गई है? तो आर्टिकल जो 39 है
DPSP आर्टिकल 39, इसमें बताया गया है कि नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराएगी सरकार, ठीक है। और इसमें जो है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना होगा। तो ये बात बोली गई है 39 में, याद रखिएगा इसका 39 है, ठीक है। बी आंसर सही है 46वें का, बी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले यही आया था कि उन्होंने कहा था कि जो संविधान है तो उसका हिस्सा प्रस्तावना नहीं है। तो बेरूबारी केस है, केशवानंद नहीं है, मेनका नहीं है, मिनर्वा मिल्स नहीं है, बेरूबारी केस होगा, ठीक है। 47वां का ए है, 1960 का बेरूबारी जो केस था उसी में जो सर्वोच्च न्यायालय में ये परिकल्पना दी कि प्रस्तावना जो है निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, लेकिन यह भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में जो है जो नए संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे, जैसे केशवानंद भारती हो गया, तो इसमें वो कहा था कि नहीं ये अभिन्न अंग है उसका, अभिन्न अंग, ठीक है। तो ए आंसर सही है इसका, बेरूबारी केस में मामला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में कथनों विचार करना है। तो पहला है, इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान के भाग 1 में किया गया है। तो पहला तो ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 तक संघ और उसके क्षेत्रों को समर्पित है। तो 1 से 5 तक नहीं है कि 5 में तो नागरिकता आ गई है, तो 5 तक नहीं है, 1 से 4 तक है, ठीक है। दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक ही इसका सही पूछा, तो सही एक ही है, ए आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है बताना है हमको। तो राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख है, वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिगृहित किया जाएगा या जीता जाएगा वो भी इसमें शामिल है, भी ठीक है। डी है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश इसमें नहीं है, 2 में है ये, तो डी आंसर इसका गड़बड़ गया, यही 1 में नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है। तो प्रवेश और स्थापना वाला जो है हमारा, प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको एकदम जो बेसिक समझ है आपकी डेवलप हो जाएगी। तो वीडियो है मेरा इंडियन पॉलिटी का, उसमें जो तीसरा लेक्चर होगा इसमें केंद्र और उसके राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें बताया गया है जो अनुच्छेद 1 से लेके जहाँ 4 तक व्याख्या की गई, एकदम डिटेल में छोटी छोटी व्याख्या की गई है और काफ़ी बढ़िया से उसको बताया गया है। एक बार उसको देख लेंगे, 5-6 मिनट ही देखिएगा, पूरा मत देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया है। उसमें दोबारा से इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा आपको, ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। तो जो है भारत राज्यों में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, तो प्रवेश और स्थापना की जब बात करता है तो आर्टिकल 2 है वो, प्रवेश और स्थापना की जब बात करेगा तो आर्टिकल 2 करता है, बी आंसर सही है 50वें का, आर्टिकल 2 में ये बात की गई है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो 1 में तो हमने देखा था कि हमारा जो भारत राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, 2 में प्रवेश और इसकी बात की गई है, 3 में जो है क्या बात की गई है, 3 में कमेंट करके बताइए 3 में क्या बात की गई है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 3 में क्या बात की गई है। तो 3 इसमें नहीं है, इसका आंसर 4 है, ठीक है। तो 3 में जो है राज्यों का गठन के बारे में बात की गई है, नए राज्यों का गठन, इसमें तो प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई है, उसमें गठन की बात की गई है, ठीक है। 3 में और भी है इसमें, तो उसको एक बार अपने किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। डी आंसर सत्य है इसका, आर्टिकल 4 में ये बात बोली गई जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था 51 में, तो आंसर 4 डी है उसका। 52वां, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है। तो ये भी पूछा था, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस या आरओआर में कहीं इसको पूछा है, अभी पिछली बार ही पूछा था। तो 35वां संविधान संशोधन है, 36वां है, 37वां है या 38वां है। तो कौन सा संविधान संशोधन है इसके बारे में बताइए। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 का 36वां संविधान संशोधन जो है
371 एफ शामिल करता है। आर्टिकल 371 एफ जो है शामिल किया, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था, याद रखिएगा। बी आंसर सत्य है इसका, ठीक है। तो 30 सदस्यों से कम की विधानसभा है इसकी, ठीक है। लोकसभा में 30 सदस्यों से कम नहीं हो सकती इसकी विधानसभा, और लोकसभा में 1 सीट जो दिया गया इसको, ठीक है, सिक्किम को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशों दोनों को प्राप्त हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार जो हैं, तो 14, 15, तो 14 नहीं है, तो 15, 16, 19, 15, 16, 19, 20 20, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 यही जो है 5 आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी नागरिक हैं वो सब विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो 15 है के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर भेदभाव, तो ये गलत है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारत के नागरिक को। 16 जो है ये भी केवल भारत के नागरिकों पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है ये विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। इसका डी आंसर सत्य है, ठीक है, दोनों को ही प्राप्त है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 11 के तहत संबंधित किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 11 है वो किससे संबंधित है पूछ रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो पहला है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से, पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से। सी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं है। इससे संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा। तो ये जो है इसका सी आंसर सही है। जो 11 है वो यह बताता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमित किए जाना, और इसके तहत जो संसद के पास, तो सॉरी इसका डी आंसर सही है भाई, 54 का डी आंसर सही है। संसद जो कानून द्वारा नागरिकों को अधिकार को विनियमित करेगा, ठीक है, तो डी इसका आंसर सही है। तो जो आर्टिकल 6 है उसमें पाकिस्तान से बाहर आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। जो पहला है 6 का है। 7 में बात करता है कि पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार, और स्वेच्छा से जो है व्यक्तियों को स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर प्राप्त कोई करता है तो 9 में है, आर्टिकल 9 में। और जो है आर्टिकल 11 में ये जो है लिखा गया है संसद कानून द्वारा नागरिकों के अधिकारों का विनियमन करेगी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार प्राकृतिक में न्याय योग्य हैं, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से विस्तृत हैं, तो विस्तृत हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा कौन देता है, डीपीएसपी देता है। ये किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राजनीतिक, ठीक है। तो ये गलत है, सी वाला ही सही आंसर है, यही सही नहीं है। बाकी व्यक्ति के समग्र विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। इसका सी आंसर सही है कि यही जो है सही सुमेलित नहीं, सही नहीं है सी वाला, बाकी सब सही था। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 19 को किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सशस्त्र विद्रोह पर नहीं किया जा सकता, सी आंसर सही है। बाकी जो है युद्ध और बाहरी आक्रमण जब होता है तो 19 की गारंटी को, अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। मगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है देश के अंदर ही, तो ये निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, 19। अगला है तो 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो राज्य की डेफिनेशन जो है 11 में नहीं है। 11 में अभी हमने देखा है कि ये प्रावधान करता है संसद को कि
जो है नागरिकों के लिए कोई कानून बना सकती है उनके रेगुलेशन के लिए, नागरिकता के रेगुलेशन के लिए कोई कानून जो है वो संसद बना सकती है। ठीक है, ये इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है, 12 में राज्य की डेफिनेशन दी गई। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक, अगला है वो सॉरी 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 13 में कानून असंगत या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है इसी में दिया गया है। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो दिया गया है इसमें आर्टिकल 13 में। ठीक है, और आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, जो कि कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण की जो बात की गई है दी गई है। और कानून की समता है और कानून के समक्ष जो है समान संरक्षण का अगर डिफरेंस आपको जानना है तो वही फिर से बात है कि आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का प्ले लिस्ट है, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उपाधियों का जो समाप्ति है किस में है, तो 15 में नहीं है, 16 में नहीं है, 17 में अस्पृश्यता है, 18 में दिया गया है। डी आंसर सही है, ये 18 में बात कही गई है। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है भाग 3 के अनुच्छेद 18 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी गई है, 19 नहीं है, ये 20 है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। ठीक है, तो 20 में दी गई है। इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 19 में। 20 में जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है आर्टिकल 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में जो दिया गया कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बी आंसर सही था। ठीक है, 59 का बी आंसर सही था। अगला 60वां है, निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत कही गई है, कि किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति रहेगी, किसी को कर नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 29 है। तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है बात, 27 में कहा गया है, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंधन है। 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान से मुक्ति की बात की गई है। 28 में कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता दी गई है। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। और 30 में जो है उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक जो संस्थान है स्थापित करने का अधिकार है और उनका प्रबंधन करने का भी उनको अधिकार है या प्रशासन करने का अधिकार है उनको। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है, तो गोपालन केस है 1950 का, केशवानंद भारती 1973 का, मेनका गांधी केस है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो मेनका गांधी केस है। सी आंसर सही है कि 1978 का जो मेनका गांधी केस था ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये पासपोर्ट जो था गांधी का, पर मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वर्तमान सत्तारूढ़ जनता जो पार्टी थी उसने जब्त कर लिया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसमें भी ये विदेश जाने का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार बताया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अपने देश में घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार तो है, विदेश जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार इसमें बताया गया था। ठीक है, तो सी आंसर सही है, मेनका गांधी केस में कहा गया था। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत क्या शामिल है, केवल धार्मिक, केवल भाषाई, धार्मिक और भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और सामाजिक अल्पसंख्यक। तो केवल जो धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात की गई है। सी आंसर सही है 62वें का। ठीक है, तो यही बात की गई है इसमें। अगर कोई पूछता है कि केवल भाषाई अल्पसंख्यक की कहाँ पे बात की गई है, तो अनुच्छेद 350 ए में और 350 जो है बी में केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंधित बात की गई है। बाकी इस जो क्वेश्चन है आर्टिकल 30 में, तो सी आंसर इसका सही है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है।
मगर इनको अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, उनकी बस बात की गई इसमें। अगला है 63 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये बात जान लीजिए, मैं पहले समझा देता हूँ फिर पढ़ता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो पहले 32 में जो है केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, केवल मौलिक अधिकारों के लिए। मगर हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रावधानों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सीमित है, मगर हाई कोर्ट की सीमित नहीं है, ये किसी भी मामले पे भी जारी कर सकती है। उसके अलावा मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, उसके अलावा अन्य किसी के भी मामले पे वो रिट जारी कर सकती है हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। मगर सुप्रीम कोर्ट केवल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पे जारी कर सकती है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है छोटी है हाई कोर्ट से, छोटी मतलब कि शक्ति कम है इसकी रिट जारी करने की, हाई कोर्ट की ज़्यादा शक्ति है। तो वही कुल मिला के इसमें देगा ऑप्शन में। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो यही हमने आपको समझाया है, ये सही है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के पूरे भारत के लिए है, तो ये रिट जो जारी करेगा वो पूरे भारत के लिए जारी करेगा, ठीक है। मगर जो हाई कोर्ट है तो अपने क्षेत्राधिकार जो होगा उसका अपने राज्य में ही उसका लागू होगा, पूरे भारत में लागू नहीं होगा। वही लिखा होगा इसमें, सर्वोच्च जो न्यायालय है भारत के पूरे क्षेत्र किसी व्यक्ति सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या केवल क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है। क्षेत्राधिकार के बाहर कैसे जारी कर देगा वो, क्षेत्राधिकार के भीतर ही वो जारी कर सकता है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है ये, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि जो है हाई कोर्ट है व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर या केवल क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है। हाँ, क्षेत्राधिकार के भीतर या क्षेत्रीय अधिकार अलग है। क्षेत्रीय अधिकार मतलब टेरिटोरियल भूमि, और क्षेत्राधिकार जो है क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है, तो उसके लिए कंडीशन लगाया है कि कार्यवाही का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। तो कोई मामला ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि वो मुंबई कोई व्यक्ति है और कोई घटना कर देता है उत्तर प्रदेश में, तो मुंबई में जारी करने की शक्ति तो इनको नहीं है, मगर जो घटना ये हुई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसके कारण वो उनके लिए रिट जारी किया है ये, ठीक है, मुंबई में। तो ये यही बात कह रहा है दूसरा वाला। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इनकार नहीं कर सकता। तो सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 32 बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका वो करेगी, सुप्रीम कोर्ट को करना ही होगा, मौलिक अधिकारों का हनन जो है उसको बचाना ही होगा, इनको संरक्षण देना ही होगा, तो इनकार नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो कहेगा भैया हम नहीं जारी कर पाएंगे, वो मना कर सकता है, ठीक है। ये भी सही है। डी है रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्ति है, तो ठीक है। अभी हमने बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास कम शक्ति है उच्च न्यायालय से, तो ये गलत हो गया। तो डी वाला है इसका सही नहीं है, बाकी सब सही था, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का ज़्यादा शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने के क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा, आर्टिकल 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। तो इसको ढेर लोग पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं, मगर हमने पढ़ा है इसको। आप मेरे मौलिक अधिकार वाला वीडियो भी देख सकते हैं आप, और उसका क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं वहीं पे, ठीक है। तो 64वां कौन सा है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 है। डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो 34 है
अनुच्छेद 34 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है इसका सूची 2 है, तो उपाधियों का उन्मूलन जो है आर्टिकल 18 में बताए थे आपको, उपाधियों का अंत। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 29 में की गई है, एक हो गया। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है, अल्पसंख्यकों के संबंधित मामला किसमें है, ये धार्मिक वाला है ना, धार्मिक वाला 26 में 4 है, ये सॉरी गड़बड़ा रहा है। तो उपाधियों का अंत 18 में 3 हो गया। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है 26 में 4 हो गया। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है 29 में है, 1 हो गया। शिक्षा का अधिकार 21A में है, 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है भाई, 3 4 1 2, इसका डी आंसर सही है। 3 4 1 2 है, डी वाले में है, तो डी वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, 65वां है, 65वें का डी आंसर सही है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है, ये कथन कह रहा है। ठीक है, तो ये पहला ठीक है। दूसरा आर का कारण क्या है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया, इसकी वजह से पहला वाला सही, पहला वाला नहीं बा है। तो कथन तो ये भी सटीक है कि 1931 में मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, मगर इसकी व्याख्या जो है पहले की व्याख्या आर नहीं कर रहा है, ए की व्याख्या आर नहीं कर रहा है। कथन दोनों ही सत्य हैं मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बी आंसर सही है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है और शक्तियाँ हैं उसकी जो प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की जो है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह परिसंघ न्यायालय मूल अधिकार के संरक्षण, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति की तरह देश के सभी और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी यही है। ठीक है, इसी वजह से पहला वाला ऑप्शन ठीक है इसका, जिसका बी आंसर सही था। अगला है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग B.R. अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया। संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया। तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, DPSP है और इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है वो, तो DPSP को कहा था उन्होंने, सी आंसर सही है। DPSP को उन्होंने बोला था, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, ये राजनीतिक लोकतंत्र नहीं करना है इनका। राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार ये बात करता है, डी आंसर इसका सही है। काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, कभी फंसा देगा, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो UP PCS कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, उस गड़बड़ जाएगा मामला। राजनीतिक लोकतंत्र है जो मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, और बाकी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की जो है फंडामेंटल राइट करता है, वो फंडामेंटल ड्यूटी करता है, सॉरी DPSP करता है। ये दोनों जो है, तीनों जो है DPSP का बात है, और ये जो है फंडामेंटल राइट का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आर्टिकल 40 हम देखे हैं। ये बात करता है किसकी, पंचायत को गठन की, गांधीवादी है, पंचायत गठन की बात करता है, याद रखिएगा इसको। बाकी आर्टिकल जो 38 है वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को कम करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। और आर्टिकल 39 है गरीबों को समान न्याय और मुक्त जो है कानूनी जो सहायता के लिए बात करता है, ये ए है, ए रहेगा तब 39A ऐसा बात करता है, मुक्त कानूनी सहायता। जो 39 है, अनुच्छेद 39, ये क्या करता है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करवाएगा कौन, राज्य। 40 तो है पंचायतों का गठन। 41 में बेरोजगार जो है, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, बीमारी, विकलांगता के लिए
काम और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य जो है राज्य करेगा। ठीक है, ये पूरा बात कहता है। 70 गरीबों को समान न्याय सुनिश्चित करना या कानूनी सहायता देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तभी बताया था हमने कि 39 क में है, 39 क में या 39A में है। बी आंसर सत्य है इसका, इसका सी आंसर सही था ऊपर वाले का। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संसद के पास उन्हें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? तो किस मामले में बात बोली गई थी? काफ़ी बड़ा बात है ये। तो चंपक दोराई राजन मामला, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स। तो किस में ये बात बोली गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो गोलकनाथ केस 1967 में ये बात बोली गई थी, बी, कि पवित्र है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, मगर इसमें संशोधन करके संविधान संशोधन ला के इसको कहा गया था कि नहीं हम संशोधन कर सकते हैं। तो वो जो वीडियो है मेरा पॉलिटी का, उसमें ही बताया गया बड़ा डिटेल से कि कैसे इसको बदला गया था। तो गोलकनाथ केस है, बी आंसर सही है, बाकी छोड़िए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो निर्देश 40 देता है, बी आंसर सही है। आर्टिकल 40 जो है यही DPSP में यही निर्देश देता है कि पंचायतों का गठन करिए आप। तो 72 में का बी आंसर सही है, भाग 4 का बी है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों को सुझाया था? तो स्वर्ण सिंह जो समिति थी कितने मौलिक कर्तव्यों को सुझाया था? तो बताना है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो थोड़ा सा भी अगर मामला यहाँ से दिमाग हटा या रिवाइज नहीं किए तो तुरंत ही गड़बड़ हो जाएगा ये। तो ये 8 बस सुझाए थे। ठीक है, मगर जोड़ा कितना गया था? शुरुआत में 10 बनाया गया था और एक संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐड किया गया था इसमें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन ने 10वां किया और ये जो था 11वां जो आया था, वो जो आया था शिक्षा का जो अधिकार था जब उस समय संशोधन, तब ये 11वां आया था। ये 10वां जो था 42वें संविधान संशोधन से आया था। तो याद रखिए थे, सबसे पहले 8 था, फिर 42वां संविधान संशोधन करके 10 हुआ, फिर से एक नया संशोधन हुआ तो उसमें 11वां जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था? तो बताना है कितने मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। तो शायद अब बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मौलिक अधिकार नहीं थे, तो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है 8 मौलिक अधिकार को जोड़िए। तो उन्होंने 1976 से पहले 8 मौलिक अधिकार उन्होंने दे दिए। तो दूसरी बात क्या हुआ कि क्या कहा, तो सरकार ने 2 मौलिक अधिकार अपनी तरफ से जोड़ी और संविधान का संशोधन किया 1976वां 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसको 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 2 अपने तरफ जोड़ा गया, 8 तो पहले स्वर्ण सिंह समिति ने बनाया, 2 सरकार ने जोड़ा तो 10 हो गया। फिर से जो एक और संविधान संशोधन हुआ था जिसको 86वां संविधान संशोधन शायद था। ठीक है, तो उसको जो है शिक्षा का जो अधिकार था उसको शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 बताया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 74वें का 1976 में जो कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे, सी आंसर सही है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, तो 8 सुझाए थे, ए आंसर इसका सही था। ठीक है, 1976 में जब जोड़ा गया था तो 10 जोड़ा गया था, 2 सरकार ने जोड़ा था और एक और जोड़ा गया था, वो हमको लगता है कि 86वां संविधान संशोधन, तो शायद एग्जैक्ट याद नहीं है, 2011 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था इसको। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया इसको। ठीक है, याद रखिएगा 11वां। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 संघ को मान्यता दी गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आरओ में। ठीक है, तो पहले राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी, अब वह उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 संघ, मतलब कि राज्य और संघ की 2 श्रेणी बनाई गई। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो 7वां था, 8वां था, 9वां था, 10वां था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 था।
ए आंसर इसका सही है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको जो 4 जो राज्य प्रभाग थे, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, इस तरह से बनाया गया था। उसके बजाय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो है प्रदेश बनाए गए थे। अच्छा, 8वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो 8वां संविधान संशोधन में विधानसभाओं और लोकसभा में एंग्लो इंडियन अनुसूचित जाति के सदस्यों को सीट लंबी अवधि के लिए आरक्षित की गई। इसमें तो आरक्षण संबंधित है कि कौन से SC ST एंग्लो, उनके लिए लंबी अवधि के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन किस लिए है? तो 9वां संविधान संशोधन भारत पाकिस्तान समझौते पर निर्धारित था और बेरूबारू जो केस था इससे संबंधित था। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है बेरूबारी। ठीक है, तो 9वां संविधान जो है भारत पाक से संबंधित है। 1958 में बेरूबारी केस मामला जुड़ा है, बेरूबारी, जिसमें माना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था बेरूबारी केस में कि प्रस्तावना है वो जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके दिमाग की कुंजी है, मगर वो भारत के संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी केस में यही माना गया था। 10वां संविधान संशोधन किस लिए था बताइए? तो पुर्तगाल से विलय के परिणाम स्वरूप दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 10वां वो था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दे दी? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 19वां है, 21वां, 22वां, 23वां है, तो 19वां था ये आंसर सही है। तो 19वें में किया गया तो चुनावी न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसको पूरी जो शक्ति थी वो शक्ति जो है उच्च न्यायालय को दी गई। तो चुनाव में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट सुनेंगे, उस क्षेत्र का हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक है, मगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 19वां था ये, 19वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में ये बात की गई थी। ठीक, 21वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो 21वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित था। 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था इसमें। 22वां किस लिए था? तो मेघालय राज्य संबंधित है, मेघालय राज्य से संबंधित है। और 23वां किस लिए था? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में SC ST आरक्षण संबंधित 1980 में इसको लाया गया था 23वां को। ठीक है, SC ST के लिए लाया गया था। ठीक है, 1980 में, याद रखिएगा। इसमें एंग्लो इंडियन शामिल नहीं था। संविधान संशोधन है और उसके प्रावधान है बताना है। और 10वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है। 10वां किसके लिए था? तभी हमने बताया था कि 10वां जो था दादर और नगर हवेली संबंधित था। ठीक है, दादर और नगर हवेली संबंधित था ये। तो 10वां है तो 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, और 12वां किससे था? तो 12वां भी ऊपर बात हुई है, किससे था 12वां? तो 12वां गोवा और दमन दीव से संबंधित है, 3 हो गया। 13वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है किसके लिए है? तो नागालैंड राज्य से संबंधित है 13वां, जो 2 हो गया। 14वां जो था 1962 में हुआ था, ये किसके लिए था? तो ये पांडुचेरी के लिए था, संघ में शामिल किया गया था इसको। तो 1 हो गया। तो 4 3 2 1 बी आंसर सही है। 4 3 2 1 इसका इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ए आंसर सही है। दक्षिण अफ्रीका पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। भाग 20 में 368 में है। ठीक है, भाग 20 368 अनुच्छेद। अगला है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 20 में किया गया है, डी आंसर सही है, ऊपर ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो दोहरी सरकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान कठोरता या लचीलता हो सकता है। तो कौन सा जो है विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको।
तो संविधान कठोर या लचील हो सकता है, यही नहीं है विशेषता, बाकी तीनों विशेषता हैं। तो संघीय शासन प्रणाली की जो विशेषताओं में दोहरी सरकार है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान हो सकता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और दूसदनी विधायिका है। ठीक है, ये होता है। तो डी आंसर सही था। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संघी को अर्ध संघी कहा था, किसने कहा था? तो के संथानम, केसी वेयर, आइवर जेनिंगसन, मॉरिस जोन्स। तो किसने कहा था ये बात? तो केसी वेयर ने कहा था, याद रखिए, केसी वेयर ने बात बोली थी कि भारतीय संघ जो है अर्ध संघीय है। तो बी आंसर सही, इंपॉर्टेंट है ये। अर्ध संघीय का मतलब है कि कुछ संघात्मक लक्षण है, कुछ एकात्मक लक्षण है, इसीलिए अर्ध संघात्मक है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 से लेकर 255 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से, और केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इस तरह से पूछता है। तो बताइए कौन सा है? तो 245 से 55 जो है केंद्र के विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध है, 245 से 255। ठीक है। और 256 से 267 जो है, 256 से 267 में इस प्रशासनिक संबंध बताते हैं, और 268 से 293 जो है ये वित्तीय संबंध बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा मामला है इसका, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसका जो है ये दोनों 11 में है, भाग 11 में, ये है भाग 12 में, ये भी याद रखिएगा। तो ए आंसर इसका सही था, उस तरह से ए आंसर सही था इसका 82 में का। अगला है, राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्र या स्वायत्त जिले के प्रशासन को कुछ शक्तियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता? तो स्वायत्त जिले जो हैं किन किन जिलों में बनते हैं स्वायत्त जिले, वही बता रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन इसमें नहीं आता है बताइए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कि कौन सा ऐसा है जहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों का स्वायत्त जिला को कुछ शक्तियां दी गई हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता? तो असम नहीं आता इसमें। ठीक है, ये आंसर सही है। असम के लिए राज्यों के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन करने की विशेष शक्ति दी गई है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए राष्ट्रपति को पास शक्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिलों को, देखिए बात इसमें समझिए, महीन बात है एकदम से। तो असम में जो है जो प्रशासन करेगा और राज्यपाल करेगा, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राष्ट्रपति करेगा। तो पूछा है, पहले लिखा है राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिले के शासन को कुछ शक्तियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं आता उसमें? उस श्रेणी में कौन सा नहीं है? तो असम नहीं है उसमें, क्योंकि असम का राज्यपाल देखता है, राज्यपाल देखता है असम का। तो ए आंसर सत्य था इसका। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में कथनों विचार करना है। तो पहला है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो पहला ठीक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। तो ये भी बात सही है। तो सी आंसर से दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल 280। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अधिनियम बना था 1993 में। ठीक है, तो पहला सही है इसका। अगला है कि यह मानव अधिकार के क्षेत्रों में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दोनों ही कथन इसमें भी सत्य हैं, सी आंसर सही है इसका। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताएंगे हम आपको। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, मगर इनको पद से हटाने का काम जो है राष्ट्रपति करता है। यही मेन बात थी, राष्ट्रपति ही हटा सकता है इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? संसद है, राष्ट्रपति है, राज्य के राज्यपाल हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। 87 का सी है, राज्य के राज्यपाल ऐसा काम कर सकते हैं, सी आंसर सही है। 88 है, निम्नलिखित में से
संविधान का कौन सा भाग संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका कौन सा भाग उनसे संबंधित है? भाग पूछा है कि कौन सा संबंधित है संघ की कार्यपालिका से, तो भाग 5 संबंधित है। डी आंसर सही है। भाग जो 5 है वो संबंधित संघ की कार्यपालिका का उल्लेख करता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? कौन इसमें जो है संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भारत के अटॉर्नी जनरल भी है। ठीक है। मंत्री परिषद होती है, पीएम होता है, 1 2 3 4 5 होते हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष नहीं होते। डी आंसर सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं होते। डी आंसर इसका सही है। ये नहीं होते, बाकी सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं इसमें। और है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये भी ठीक है। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, तो ज़रूरी है। तो सी इसका आंसर सही है। ये पता नहीं क्या दिया है, सी वाला सही है, यही गलत है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद में किस प्रकार के बहुमत पूछा है कि आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत की बहुमत और कुल सदस्यों का 50% ये सब नहीं है, साधारण बहुमत भी नहीं है। ये इसका आंसर सही है कि कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोनों सदनों में। दोनों सदनों की बात हो रही है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? तो युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति है। तो डी है आंतरिक अशांति। 76वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 76वें संविधान संशोधन 1978 में, वो सारी 76वां कह रहे हैं, 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में, इसको हटा के आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक, तो इसका डी आंसर सत्य है। अच्छा क्वेश्चन था ये 92 वाला आरओ के हिसाब से। 93 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 110 जो है ये धन विधेयक है और सब जो है विधेयकों से संबंधित है। इसका डी आंसर सही है। 123 जो है करता है, आर्टिकल 123 में जारी होता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था? न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया था, वो कौन सा था? कि राष्ट्रीय आपात अगर लागू होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था। तो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने ही इसको न्यायिक समीक्षा से न्यायालय से छूट दे दी थी इसको, किसको? तो राष्ट्रीय आपातकाल को। तो ये इसका आंसर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बाद में इसको संविधान संशोधन हटा के, जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था इस प्रावधान को, और वो कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उसके आधार का न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि किस आधार पर लगाए हैं वो। अगला है, चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्न कथनों विचार करनी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो जो है, जो भी पहले हो जाए उसे रह सकते हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उनको वेतन और भत्ते जो हैं लाभ मिलता है, और समान रैंक भी उनको मिलती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के पद से ही हटाया जाएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है। तो ये भी ठीक है, उनका समान अधिकार होता है सभी आयुक्तों का। दोनों ही कथन सत्य हैं। सी आंसर इसका सही है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों विचार करना है। तो यह भारतीय संविधान द्वारा गठित एक अस्थायी या स्वायत्त निकाय है। भारत के चुनाव जो आयोग है उसके बारे में कह रहा है, तो ठीक है,
तो भारतीय संविधान द्वारा गठित एक अस्थायी और स्वायत्त निकाय, ठीक है। वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये भी ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें सही है, सी इसका आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है और 355 में केंद्र के 2 कर्तव्य हैं। पहला कि प्रत्येक राज्य को बाहरी और आंतरिक आक्रमण से बचाएगा और दूसरा राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाएगा, ठीक है। तो 97 का कौन सा आंसर है? तो इसका जो है राष्ट्रपति शासन 356 में लगा सकता है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार देता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना होती है वो किस में होती है? इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 263 में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कैग के बारे में बताना, नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक के बारे में बताना है। पहला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल विधायी कार्यकाल द्वारा बनाया गया और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो कैग का संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षक विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं और वह संस्था जिसे के माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकार जो हैं संसद और राज्य विधानमंडल के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करवाते हैं ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका पहला है कि भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है विधायी कार्यवाही द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो गलत है, उल्लेख है इनका। कैग भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक होता है, तो बी वाला सही है इसका। एक गलत है पहला वाला, दूसरा गलत है, दूसरा सही है। 6वां है, पंचायती राज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा, ठीक है। ये बात पंचायती राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा, तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता से पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था हुई, फिर उसके बाद 1977 में अशोक मेहता ने कहा कि 2 स्तरीय बनाना चाहिए, ठीक है, मगर उनकी बात मानी नहीं गई। अगला है, स्थानीय निकायों की वित्त के संबंध में बताना है कि प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों सही था ना इसमें, ठीक है, दोनों सही था। 101 का जो है प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ये गलत है। 243 आई राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा, निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ स्थानांतरित किया जाता है, दूसरा सही है, ठीक है। तो प्रत्येक पंचायतों को जो है राज्य वित्त आयोग की सिर्फ अनुशंसा पे ही उनको राज्य निधि से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा जो है सब सही है, तो केवल बी इसका आंसर सत्य है, ठीक है, केवल बी या दूसरा केवल सही है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य ये पूछ रहा है कौन सा है, तो राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार नहीं, चंद्रभागा जो है चंदौली में है, यही है, बी आंसर इसका सही है, जो चंदौली में है 1957 में बना था ये, ठीक है। बाकी किशनपुर नहीं है, हस्तिनापुर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है? तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों का विवाद, ठीक है। संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विवाद, ये नहीं है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के विवाद, ये है नहीं, ये भी नहीं है। केंद्र शासित भारत और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद नहीं होता है। 2 राज्यों के बीच विवाद या अधिक राज्यों के बीच विवाद,
तो चौथा है, ठीक है। तो 1 और 4 सही है, इसका सी आंसर सत्य है, ठीक है। याद रखिएगा, संसद के किसी सदन या राज्य के किसी विधानमंडल का जो चुनाव होता है तो उस राज्य के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में आएगा जहाँ की सीट है, ठीक है। तो इस वजह से ये उसके अंदर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता ये। और केंद्र सरकार, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, तो सरकार का ही शासन होता है केंद्र शासित प्रदेश में, तो अपने से डिस्प्यूट करेंगे नहीं वो। तो 1 और 4 इसका सही है, ठीक है, सी आंसर सत्य है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को क्या विशेष शक्तियां दी गई हैं, बताना है आपको कि किसी राज्य के मौजूद क्षेत्र को बदलना, किसी राज्य के मौजूद क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना, ये तो संसद के हाथ में है, पहला नहीं सही है, ठीक है। दूसरा, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं बनाने का अधिकार देने वाले एक प्रस्ताव पारित करना, तो यही है, ठीक है। ये इसका बी आंसर सत्य है कि यही विशेष अधिकार जो है संविधान ने राज्यसभा को दिया है, बाकी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। इसका बी आंसर सही था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधानों से संबंधित है। स्वतंत्र न्यायपालिका से प्रावधान से क्या संबंधित है। तो पहला, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, भारत की संचित निधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खर्च का बयान करती है, भी ठीक है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति जो है उनके पास है, कोर्ट न्यायालय के पास है, भी ठीक है। तो उपयुक्त में सभी जो है डी आंसर सही है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल संविधान की विशेषता नहीं है। कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के डीपीएसपी, नागरिकता। तो मौलिक कर्तव्य विशेषता नहीं है, बी आंसर सही है। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए नहीं है, बी आंसर सत्य है। अगला संविधान का भाग है और उसमें प्रावधान किया गया है, तो कौन सा है। तो भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो भाग जो दिया 9 दिया है, 9B में जो है सहकारी समितियाँ, बी है। ए में जो पंचायत है, पंचायत नहीं है वो है नगर निगम वाला मामला है, नगर पंचायत है, सहकारी समितियाँ नहीं है। बी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी 2 में नागरिकता है और 18 में आपातकालीन का प्रावधान है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो 9B में सुनिश्चित किया गया है सहकारी समितियों का, तो ये 9B होता तो ये सही हो जाता, दूसरा बी वाला, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, वित्तीय आपातकाल है, उपयुक्त में सभी है। तो उपयुक्त में सभी है, डी आंसर इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक भी नहीं, भारत के न्यायवादी भी नहीं, महाधिवक्ता होता है राज्यों में, डी आंसर सही है, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता है वो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी है, मुख्य सूचना आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है और भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक हैं। तो नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक हैं, डी आंसर सही है। संसद का सदस्य न रहते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो इसमें डिस्प्यूट हो जाएगी क्वेश्चन में, महान्यायवादी भी भाग ले सकता है, कैग भी भाग ले, दोनों लोग भाग ले सकते हैं। तो ए और डी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सदस्य हुए बिना भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक दोनों लोग ही भाग ले सकते हैं। तो ए और डी इसका सही आंसर है, दोनों लोग ही भाग ले सकते हैं इसमें, मगर वोट नहीं दे सकते, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी ये। तो 1912 में, 1917 में, 1921 में, 1925 में। तो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का प्रादुर्भाव जो है वर्ष 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी
ठीक है। तो 1917 में की गई थी, बी आंसर इसका सही है। कटरा दुग्ध समिति जो थी सबसे पहले आई थी। 112वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी को राम भाऊ महालगवी प्रबोधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो उस समय करंट अफेयर्स है 2023 का, तो ये बहुत सही नहीं है। तो इसका शेरपा अमिताभ कांत थे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, सी आंसर इसका सही है। जो करंट अफेयर्स इसको छोड़ देंगे, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी है। और देखते हैं कितना करंट अफेयर्स दिया है, सब करंट अफेयर्स है। सब स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किसने की है पूछ रहा है, बताइए। तो आयुष मंत्रालय ने की है, ए आंसर से। ये करंट अफेयर्स था जो इम्पोर्टेंट है, उसको बात कर ले रहा हूँ इसके बारे में। चलिए इसको, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सब ये करंट अफेयर्स है। चलिए थोड़ा मैथ वाला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, मैथ रीजनिंग वाला जो है। तो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद बताना है, कौन सा है गलत पद, कौन सा है इसमें? तो 266 दिया है, दो सौ छियासठ, 234, 204, 176, 145, 126। ठीक है। तो इस जो श्रृंखला दी गई है, तो 266 को कैसे लिख सकते हैं हम? तो इसमें ये पैटर्न लिया गया है कि 266 है, 266 को इसे लिखा गया है 162 प्लस 104। 162 प्लस 104 कितना हो जाएगा? 266 हो जाएगा, ठीक है। 266, ठीक है। तो 104 पहले किया गया, 104 लिया गया, ठीक है। 104 पहले लिया गया, ठीक है। यहाँ पे 104, फिर से क्या किया गया है कि 204 को कैसे लिखा गया है? तो 204 को 152 प्लस 82 किया गया, ठीक है। 20 कम किया गया है, 104 में से 20 कम किया गया तो 182 है, 82 आ गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 234, ठीक है। फिर से 82 में 20 कम किया गया, लिखा गया 142। 142 में 20 कम किया गया तो कितना हो गया? 62 जोड़ा गया, ठीक है। तो 142 में 62 जोड़ा गया तो ये आ गया 204 आया, ठीक है। तो 82, फिर 62, इस तरीके से 44, फिर से 24, फिर से 4। तो ये जो जोड़ा गया, तो जो 145 था तो 145 ना आके यहाँ पे आएगा 146, ठीक है। तो ये डी वाला ही गड़बड़ है, ये 146 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डी वाला गड़बड़ है, तो डी आंसर इसका सही है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, इसको बस पैटर्न से सेट करना है इसको। तो 104 हो गया, तो 104 में से जोड़ा गया, फिर से 82 जोड़ा गया, फिर 62 जोड़ा गया, फिर 42, 44 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया है, ठीक है। इन दोनों का गैप देखेंगे तो इसका 22 गैप है, ठीक है। इसका जो है 20 गैप है, इन दोनों का 20 गैप है, इनका जो है 18 गैप है, इनका जो है 16 गैप है, और इनका जो है 24 और 12 आएगा यहाँ पे, फिर 4 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इस तरह से दो गैप होता है, आ जाएगा नीचे। तो इसका जो है डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला इसका आंसर जो है ठीक होगा, ठीक है। आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, आंसर डी आएगा उसका, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजन में यक्ष के स्थान पर क्या आएगा? तो यक्ष जो है उसके स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे 55 गुणित 120 होगा, 1100 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या जोड़ें? 15 गुणित 36, तो ये हो गया 15 इंटू 36 540, प्लस यक्स माइनस 35 गुणित 18 कितना होगा? 630 होगा।
बराबर 110, 1110। तो x माइनस 630 इक्वल टू हो जाएगा 1100 माइनस ये 0 होगा 540। ठीक है, तो x इक्वल टू जब निकालेंगे इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा ये, तो 110 प्लस 90, ये इधर जाएगा तो 90 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 1190। ठीक है, बी आंसर सही है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कथन कह रहा है, क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7x है और 8x है। ए की दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। ए की दोनों बहनों का वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। ठीक है, तो ए की दो बहनें हैं, उनका अनुपात वर्तमान अनुपात है 3x 3y और 4y। ठीक है, बहन है और ए और बी है। ठीक है, ये है। अब प्रश्न अनुसार क्या किया गया कि यदि तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है, यदि ए जो है वो बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन बी के समान आयु की है, तो 10 वर्ष बाद सभी चारों की आयु का योग ज्ञात करना है आपको। तो 4y माइनस 7x इक्वल टू कितना दिया है, 11 दिया है, और 3y इक्वल टू 8x दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार जो ये बताया है, ये बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन बी के समान है। ठीक है, तो बड़ी बहन घटा देंगे इसमें तो 11 आ जाएगा और इसके बराबर है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो इसका मान ये है, इसमें रख देंगे, x जगह पे y रख देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 और y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x 8 है और ये है y, x 3 है और y 8 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो 7 × 3 हो जाएगा सबसे पहले, 8 × 3 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ होगा, प्लस होगा 3 × y की जगह पर 8 होगा, प्लस 4 × 8 होगा, अब प्लस 40 और जोड़ेगा, 4 × 8 होगा, 4 और 8 होगा, यहाँ पे 4 होगा × 8 होगा, फिर से 10 चौके 40, 40 वर्ष बाद, 4 बहनें तो 10 वर्ष की आयु, जो 10 वर्ष बाद पूछा है ना उनकी आयु का योग, तो पूरा ये आयु का योग है। ठीक है, जब पूरा जोड़ेंगे तो 7 × 21, यहाँ से ये हो जाएगा 21 + 24 + 24 + 32 + 40। तो जब इसको जोड़ते हैं हम तो आ जाएगा ये 141 वर्ष। इसको डी आंसर सही, एक तो 141 वर्ष का आएगा, थोड़ा सॉल्व करना है, बाकी 141 वर्ष डी आंसर सही है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है। तो पूछ रहा है कि जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 सेंटीमीटर जैसे कि त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पूरा जो होगा, ये क्या कहते हैं इसको, व्यास जो होगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि मानव जो है वृत्त जो है केंद्र 8 है, तो पूछ रहा है कि दो समांतर जो रेखा के मिलाने में रेखा तो है, तो कहीं से खींचेंगे तो 8 होगा इसका आंसर डी। वो 82 पूछ रहा है कुल मिला के। ठीक है, अगर कहीं भी खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेंगे ना, सटा के इस पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, तो ये हमेशा ही केंद्र से जाएगी, तो हमेशा ही वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, तो 8 हो जाएगी। दो त्रिज्या ये हो गई, 4 त्रिज्या हो गई, 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 82 पूछ रहा है वो, तो डी आंसर इसका सही है। कुल मिला के 82 पूछ रहा है उसका। 135 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इतने और इतने से विभाजित करने पर 7, 11 और 15 शेष बचता है। ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है वो, तो 3, 9, 8, 4, 3, 6,
तो वह बड़ी संख्या है जिसमें 3, 9, 8, 4, 6 और 5, 4, 2, 3 संख्या अलग अलग हैं। 5, 4, 2 को विभाजित करने पे 7, 11 और 15 शेष बचता है। तो संख्या क्या है? तो 3, 9, 8 में 7 घटा देते हैं, तो 3, 9, 1 हो गया, ठीक है। और इसमें से जब 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 425 हो गया। और इसमें से घटा देंगे 15 तो 527 आ जाएगा, ठीक है। 527 आ गया, ठीक। अब इन तीनों का हम HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है। तो 17 देखते हैं, 17 गुणा करिए, 17 का भाग दीजिए इसमें 391 में, कट रहा है, ठीक है। 425 में 17, 85, ठीक है। 17 आंसर होगा इसका, यही है, ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है। तो 17 होगा आंसर, ये आंसर सही है, 17 ही है वो, ठीक है। अगला है 5, 15, 20 LCM और HCF के बीच का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? तो 5, 15 और 20 का जो LCM होता है तो 60 हो जाएगा, LCM इसका 60 हो जाएगा, HCF इसका 5 हो जाएगा। तो 12/1 होगा। 12×5 = 60, 5 से कट जाएगा ना, 5 एकम 5 और 12×5 = 60, तो 12/1 होगा। डी आंसर सही है इसका, क्योंकि इसका LCM जो होगा 60 होगा और HCF इसका 5 होगा, ठीक है। तो इसका जो अनुपात निकालेंगे तो 12/1 आ जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से करें। तो कीमत के अनुसार सही कालानुक्रम को, कीमतों के अनुसार जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सोना है, लोहा है, रेत है, तांबा है, चांदी है। तो सोना सबसे महंगा होगा, ठीक है। तो सोना सबसे महंगा हो गया, ठीक है। फिर चांदी हो गया, सोना चांदी, फिर तांबा होगा, फिर तांबा होगा 1, 5 तांबा होगा, फिर लोहा होगा, फिर रेत होगा, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला है, यदि किताब को घड़ी कहा जाता है, किताब को अगर वॉच कहा जाता है, अगर किताब को घड़ी कहा जाता है, किताब बराबर घड़ी, घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग, अब बैग को शब्दकोश कहा जाता है और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, खिड़की कहा जाता है। तो किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यदि किताब को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग को शब्दकोश कहा जाता है और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताब को ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किताब तो बैग में जाती है, तो बैग को क्या कहते हैं? तो बैग को शब्दकोश कहते हैं, तो शब्दकोश का यूज किया जाता है। ए आंसर सही है, ठीक है, याद रखिए इसको। अगला है कि कैलाश का मुख उत्तर की ओर है। तो कैलाश भाई का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। वो अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने फिर से दाहिना मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, 55 मीटर चलता है, ठीक है, 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है,
और 40 चलता है, 40 चलता है, 40 मिनट चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है भाई? तो ये 25 से 25 50 है, ये 40 से चला है, तो यहाँ पे है ये, यहाँ से चला था वो प्रारंभिक बिंदु से, तो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है क्या? दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। डी आंसर से दक्षिण पूर्व में है ये, यहाँ पे है, डी आंसर सत्य है, दक्षिण पूर्व में है ये, ठीक है। अगला है जी एच से मोटा है, तो जी जो है एच से मोटा है, लेकिन यम जितना मोटा नहीं है, तो यम जितना मोटा नहीं है तो यम है। क्यू भी यम जितना मोटा नहीं है, तो क्यू यम जितना मोटा नहीं है, तो क्यू मान ले कहीं यहाँ हो गया। सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? तो सुविधा दुबला व्यक्ति एच है, ठीक है। सबसे दुबला व्यक्ति कौन है इसमें? तो एच है, बी आंसर सही है, सबसे दुबला एच है, ठीक है। अगला है 140 क्वेश्चन हो गया, तो 140 ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था 140 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।